आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग पैशन केमिस्ट्री सीरीज़। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 के तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम से एनालाइज़ करके मैंने ये निकाले हैं, इनको स्क्रूटनी की है इनकी। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपके लिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तमाम पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है वो समझना भी है, और साथ साथ कोशिश करते जाइए कि आप इनको साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपके इन चैप्टर के नोट मुकम्मल हो जाएं, नोट्स बन जाएं। और न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 8 हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए मुकम्मल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप यकीनन जानते हैं ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बार बार आप पढ़ चुके हैं। ये 10 दफ़ा हमारे प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुका है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि तकरीबन हर साल हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 8 में से लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो पूछा जाता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से कि इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो रेट होता है, अब ये देखिए हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। जो रेट होगा इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, इसे बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। आप साथ इसका रेट लॉ भी लिखेंगे कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 टाइम्स हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। हमें इसकी स्टेटमेंट याद करनी है और साथ इसका एग्जाम्पल के साथ रेट लॉ। इसी तरह स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हैं ये इक्विलिब्रियम से लिए गए हैं। देखिए हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, जस्टिफाइड दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने ये बताना है कि स्टूडेंट डायनामिक और स्टैटिक का क्या मतलब है। स्टैटिक का मतलब है जो रुका हुआ हो और डायनामिक का मतलब है मुतहर्रिक। तो वो कहता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो रुका नहीं होता। रुका क्या मतलब, स्टैटिक से क्या मुराद है, जैसे अगर एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है तो वो वहाँ पड़ी रहे, ठीक है, वो रुकी हुई है एक जगह पर। जैसे एक बिल्डिंग है वो कायम व दायम है, वो स्टैटिक है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। वो क्या कहता है, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नॉट स्टैटिक बिकॉज एट दिस स्टेज द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आता है तब वो रुकता नहीं, बल्कि सिर्फ क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो स्टैटिक नहीं होता, बल्कि हाँ लगता ऐसे जैसे वो रुक गया, स्टैटिक है, लेकिन नहीं, एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, नेक्स्ट, वाई द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेज द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो स्टूडेंट्स, ये 2 दफ़ा हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है और ये भी एक्सरसाइज में से लिया गया है। स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब तो रिएक्टेंट बड़े ज़्यादा होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उनका रिएक्शन का रेट या रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे उस रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि यहाँ पर हमने कहा कि एज वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active masses of the reactant since the concentration of reactant decreases। ये बात आप इसे हाईलाइट भी कीजिए, अंडरलाइन भी कीजिए कि concentration of the reactant डिक्रीज करती है as the reaction proceeds, therefore rate of forward reaction also decreases as the reaction proceeds। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के प्रोसीड करने से रिएक्टेंट कम होते जाते हैं और रिएक्टेंट के कम होने से
रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होता जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके मुतालिक एक और क्वेश्चन भी आएगा। पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Kc एंड Kp। स्टूडेंट दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, लेकिन Kc जो है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज टेकन इन मोल पर डीएम क्यूब, जबकि Kp व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर टेकन इन द पार्शियल प्रेशर। यानी कि हमने कंसंट्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है पार्शियल प्रेशर भी स्टूडेंट उसी लिहाज से बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये Kp जो है ये तब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनेगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के लिहाज से मेजर किया जाएगा। दूसरा डिफरेंस कि इट इज़ यूज फॉर ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस फेज इक्विलिब्रियम। Kc जो है वो तमाम सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज के लिए यूज़ होता है, जबकि स्टूडेंट जो हमारे पास Kp है इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, बाउंड्री है, या आप कह लें कि एक लिमिट है कि ये इट विल ओनली फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 10-12 दफ़ा हमारे एनुअल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। इस रिलेशनशिप को बड़े अच्छी तरह से आपसे के सामने ड्राइव किया गया है। आपने बड़ी तवज्जो से इसको स्टूडेंट्स सुनने की और समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास Kc क्या है। Kc कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें ये आपके सामने C और D ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे A और B रिएक्टेंट्स हैं। तो ये कंसंट्रेशन हमने ली है कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़्ड टू पावर C, D रेज़्ड टू पावर D, A रेज़्ड टू पावर A और इसी तरह B रेज़्ड टू पावर B, ये Kc हो गई। फिर हमने कहा था कि अगर हम कंसंट्रेशन में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं उसकी जगह हम अगर कैपिटल P लिख लें, क्योंकि बात तो एक ही है कि कंसंट्रेशन लिखें या जो है वो कैपिटल P लिख दें, क्योंकि अब यहाँ पर अगर सारे रिएक्टेंट्स भी गैस फेज़ में हैं, प्रोडक्ट भी गैस फेज़ में हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम कंसंट्रेशन की बजाय, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय प्रेशर लिख सकते हैं। तो हमने प्रेशर लिखा C का रेज़्ड टू पावर C, वैसे ही D का प्रेशर लिखा रेज़्ड टू पावर D, वैसे ही इसी तरह नीचे रिएक्टेंट्स A रेज़्ड टू पावर A, फिर B रेज़्ड टू पावर B। और फिर स्टूडेंट्स आप देखिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा है स्टूडेंट, PV किसके इक्वल होता है, ये आपने एनुअल एग्जाम में इसी तरह से ड्राइव करनी है। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, NV ओवर RT, NV मल्टीप्लाइड बाय RT। स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू पुट की मैंने, NVRT रेज़्ड टू पावर C, इसी तरह NVRT रेज़्ड टू पावर D, NVRT रेज़्ड टू पावर A, NVRT रेज़्ड टू पावर B। अब स्टूडेंट ये N ओवर V क्या है, ये है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कीजिए तो मेरे पास ये जो ब्लू जहाँ N और V लिखा है, मैं इनकी बजाय क्या लिख सकता हूँ, Kc, ठीक है। और जो ये D, C, A, B जो मोल्स में, पावर्स में है, इनको हम क्या लिख लेते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ये आप नीचे देख भी रहे हैं कि डेल्टा N जो है दैट इज़ द मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स। यानी कि C और D जो हैं, जो पावर्स में ऊपर हैं, इनका जो सम होगा उसको हम A और B के सम में से माइनस कर देंगे कि प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, सपोज 4 मोल हैं और रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, तो 4 - 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक रिलेशन है बिटवीन Kc एंड Kp, ये मुकम्मल होता है। इसी तरह से आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने मौजूद, राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन आवर एनुअल एग्जाम्स। तो स्टूडेंट हमारे पास आप जानते हैं 3 एप्लीकेशन हमने बुक में पढ़ी, हमारे एनुअल पेपर में 3 दफ़ा ये सवाल आया और सिर्फ उसने नाम पूछा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितनी हद तक हमारा केमिकल रिएक्शन मुकम्मल हो गया है, कितने रिएक्टेंट बन चुके हैं या प्रोडक्ट बन चुका है, हमें ये बताता है। और तीसरा जो अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन केमिकल रिएक्शन,
ये भी हमें बताता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास 3 बातें हो गई, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन केमिकल रिएक्शन। ये 3 फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या जो उसकी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह इसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल स्टूडेंट्स, हाउ केसी प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 7 टाइम्स हमारे एनुअल एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 3 बातें होती हैं स्टूडेंट, 3 तरह से केसी प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर लार्ज वैल्यू है केसी की, यानी कि केसी क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर लार्ज वैल्यू है तो इसका मतलब है नीचे जो डिनोमिनेटर है या जो रिएक्टेंट हैं उनकी मिकदार बहुत कम है और अल्टीमेटली तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए हैं। आप कह लें कि रिएक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जबकि अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी है तो स्टूडेंट स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये हुआ कि अभी नीचे प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में ज़्यादा है और ऊपर रिएक्टेंट अभी कम बने हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन शुड गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो यकीनन लिटिल फॉरवर्ड, यानी कि स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी स्टूडेंट्स इंडिकेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी बहुत कम बनता है या बना है। लेकिन अगर केसी की लार्ज वैल्यू है स्टूडेंट्स, देन इट इंडिकेट्स दैट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट हैज़ ऑलमोस्ट बीन कंप्लीटेड। इसी तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 3-4 टाइम्स ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट हो चुका है। डिफाइन के एफ एंड के बी। ये के एफ से मुराद है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंड के बी से मुराद है फॉर बैकवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो कहता है कि इनकी सिग्निफिकेंस भी बताएं। तो स्टूडेंट के एफ क्या है, इज़ अ रेट कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी क्या है, ये भी रेट कांस्टेंट है। और स्टूडेंट ये किसके लिए है, ये फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। और फिर हम स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो ये जो कांस्टेंट हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और बेसिकली इन दोनों कांस्टेंट की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं पीछे एप्लीकेशन में कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, ये इन दोनों की सिग्निफिकेंस है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे पास के एफ जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाता है तो उसका कांस्टेंट है, और के बी जो है ये बैकवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑन द फॉलोइंग सिस्टम ऑन इक्विलिब्रिया। बहुत अहम सवाल स्टूडेंट्स। हमारे पास वॉल्यूम का आपको याद होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने पढ़ा था। इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करना है। यहाँ से एक सवाल लाजमी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र ट्राई बनाते हैं और PCl5 जो है वो मिलके PCl3 और Cl2 बनाते हैं। स्टूडेंट अब अगर आप गौर करें तो पहला जो रिएक्शन है इसमें ए वाले पार्ट के अंदर आपके पास रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि सल्फ़र डाई और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के 3 मोल हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। ज़रा तवज्जो से देखिएगा। और फिर वो कहता है कि ये इफेक्ट हमें ये कहता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं या वॉल्यूम कम करते हैं तो रिएक्शन उधर जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, ये हम पढ़ चुके। अब देखिए अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें यकीनन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन अकर टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इसका मतलब है ए वाले रिएक्शन के अंदर जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम कम करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम के लिहाज से पूछा गया है, हम वॉल्यूम को ज़्यादा इस पर फोकस कर लेते हैं कि वॉल्यूम को जब हम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। जबकि स्टूडेंट PCl5 में आप देख लें कि प्रोडक्ट्स की तरफ हमारे पास 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट की तरफ 1 मोल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी बात वही है कि इफ़ वॉल्यूम एक्सपैंड एंड प्रेशर ड्रॉप्स फॉरवर्ड रिएक्शन अकर टू कंपनसेट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स बात यह है यहाँ पर आप प्रेशर कम करेंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा करने से या वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, क्योंकि लेस नंबर ऑफ मोल्स PCl5 की तरफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाया जाए PCl5 वाले का तो फिर ये प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड आएगा। अगर इसका प्रेशर कम किया जाए और वॉल्यूम ज़्यादा किया जाए
तो ये प्रोडक्ट की साइड पर ज़्यादा प्रोसीड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप जानते हैं, अमोनिया हमने मैन्युफैक्चर किया था बाय द हैबर प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट्स वो कहता है इफ़ प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, कैसे? बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम द रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बात भी वही है कि आप देखें कि रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन किधर जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास ये ली शैटल प्रिंसिपल कहता है कि जिस तरफ कम मोल्स होंगे प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन उधर जो है वो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 मोल्स रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो यकीनन अमोनिया बनेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल, ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जितने भी सवाल हैं ये 3, 4, 6 दफ़ा आ चुके हैं। स्टूडेंट देखिए, पहला सवाल व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, 6 दफ़ा आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करता। फिर हमने कहा भी ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम है कि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे और इक्विलिब्रियम को जल्दी इस्टेब्लिश कर दे, इसका ये काम है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई रोल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, ये इफेक्ट ज़रूर है कि कैटलिस्ट क्या करता है, ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड इट हेल्प्स द सिस्टम टू अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट ली शैटल प्रिंसिपल, वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वो कहता है कि फर्स्ट स्ट्रेस इज अप्लाइड on the system which is present in equilibrium, the system will act in such a way so as to nullify as far as possible the effect of that stress। इसका स्टूडेंट स्ट्रेस से क्या मुराद है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड और लेकर आना चाहता हूँ ताकि आप उस बात को ज़रा समझ सकें। ज़रा देखिएगा कि बेसिकली हमारे पास इसी रिएक्शन को आप ज़रा देख लें कि जिसमें आपके सामने ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या नीचे अमोनिया वाला रिएक्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और अमोनिया बन रही है। स्टूडेंट अगर आप देखें कि ली शैटल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर स्टूडेंट इस रिएक्शन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना और मैं ऊपर से हाइड्रोजन ऐड कर दूं मज़ीद, इसका मतलब है मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउ दिस सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। अब ये रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि उस स्ट्रेस को कम से कम कर सके। इसको हम ली शैटल प्रिंसिपल कहते हैं स्टूडेंट्स, कि ऐसा सिस्टम जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हो और उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई कर दें तो फिर क्या होता है, वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये ली शैटल प्रिंसिपल के बाद आप देखिए व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन स्टूडेंट क्या होती हैं, बहुत अहम है। स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और पीस ऑफ आयरन कैटलिस्ट जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से 3 कंडीशंस विच आर ऑप्टिमम। आप अगर इन कंडीशन को यूज़ करेंगे तो आपकी यील्ड भी मैक्सिमम होगी और आपका रेट भी मैक्सिमम होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ, ये 3 टाइम्स ये हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े अच्छे तरह से समझना आपने। स्टूडेंट ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पहले ये बात ज़हन में रखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने से पहले
ये जब भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का सवाल आपको आए, आप ये देखें कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है या एंडो है, ठीक है। अगर वो एंडोथर्मिक हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक है तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसका मतलब अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये बैकवर्ड आएगा, अगर हम इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे फिर ये फॉरवर्ड जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें हीट जो है वो प्रोडक्ट में जा रही है, तो अगर आप हीट को ऐड करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो आपका रिवर्स रिएक्शन होगा, और अगर डिक्रीज़ करते हैं तो फिर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। स्टूडेंट ये डायग्राम ऐसे ही अमोनिया की है, इसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो हमने पढ़ी हैं 400 to 450 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट अमोनिया के हवाले से 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इसी तरह आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल स्टूडेंट्स, PKA और जो PKB है वो स्टूडेंट्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास PKA और PKB जो है बेसिकली द वैल्यू ऑफ KA आपने पढ़ा था, KA एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, KB जो है वो बेस एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट बड़ी स्मॉल होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं, माइनस में होती हैं, 10⁻³ 4 5 वगैरह वगैरह, बड़ी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं। उनको एक होल नंबर में लाने के लिए हम चीज़ों का नेगेटिव लॉग लेते हैं। और स्टूडेंट अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें ये कैपिटल P लिखा है, ये P लिखा हुआ है। ये P जो है वो जब भी आएगा आप याद रखिए ये जाहिर करेगा नेगेटिव लॉग को। नेगेटिव लॉग इसका मतलब होगा नेगेटिव लॉग। अब KA जो है ना बेटे, PKA क्या है, इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ KA। PK इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KA। PKB क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ PKB KB। और जब KB का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो स्टूडेंट हमारे पास PKB बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये KA जो है ना, बेसिकली जो KA होता है वो हम मेजर करते हैं या वो बताता है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को। KA की वैल्यू, अब अगर आप यहाँ पे PKA की वैल्यू देखें, आप यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिख लीजिए अपने पास कि PKA की जो वैल्यू है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी जितनी PKA की वैल्यू लार्ज होगी उतना एसिड वीक होगा, और जितनी PKA की वैल्यू जो है वो कम होगी उतना एसिड आपका स्ट्रांग होगा। और इसी तरह ये बेस के लिए भी बात रिप्रेजेंट होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। आप देख रहे हैं हाउ डज दिस वैल्यू चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। सवाल के 2 हिस्से स्टूडेंट्स। पहला हिस्सा मैं आपको बताता चलूँ। देखें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ से सिर्फ आपने डेफिनेशन लेनी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रेफर टू द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन से मुराद है कि खुद ब खुद वाटर का आयोनाइज होना। H2O है, ये इक्वेशन भी लिखेंगे आप। KW तक आप लिखेंगे, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अब आ जाइए कि हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर ये KW टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है। स्टूडेंट देखिए, ये जो वाटर डिसोसिएशन होता है ना, पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एंडोथर्मिक होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकेज होती है। ठीक है, अब यकीनन वाटर के बॉन्ड टूटेंगे तो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे ना। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पर आप ली शैटर प्रिंसिपल अप्लाई करें। तो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस पॉइंट में, कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वाटर ज़्यादा ब्रेक होगा तो आयन ज़्यादा बनेंगे। अगर आयन ज़्यादा बनेंगे तो फिर KW की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर की डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स इसकी डिसोसिएशन से क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। स्टूडेंट टेम्परेचर 100 तक ले जाते हुए हम ये बात बुक में भी नोट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं
कि वाटर की जो KW की वैल्यू है वो 75 गुना 75 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है जब हम उसका टेम्परेचर 0 से 100 तक ले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लाजमी तौर पर आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं अपने पास, ये सारे नहीं, आप ये नीचे देख रहे हैं पॉइंट्स। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज़ एंडोथर्मिक, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये 3 पॉइंट्स जो आपके सामने मौजूद हैं, ये पहले 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने आपने इसके अंदर। इसी तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 दफ़ा हमारे एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है, 10 टाइम्स। सो आप समझिए हर साल ये इस चैप्टर में से आने वाला सवाल है, इसलिए आपने इसे बड़े तवज्जो से अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्हाट इज़ द pH एंड POH, गिव इट्स इक्वेशन एंड इट इज आस्क्ड 10 टाइम्स। pH क्या है स्टूडेंट? pH एक पैमाना है जो हमें किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को बताता है। P का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइंस, कि किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल कितना है। और ये मालूम कैसे होता है? pH किसके इक्वल होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसको ये भी कह दिया जाता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ pH, और फिर आप नीचे ये लिख देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना हो, मैयर करना हो, उसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो POH होती है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो POH है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि pH और POH जो है वो 14 के बराबर होते हैं, और प्योर वाटर की जो pH होती है स्टूडेंट ये 7 के इक्वल होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, ये हमारे एनुअल पेपर में 2-3 दफ़ा पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इफ़ pH इज 7? आप देख लीजिए 7 पर क्या है? न्यूट्रल। मोर देन 7, इसमें 7, 8, 9, 10, आप देख रहे हैं 7 से ऊपर जा रहे हैं, बेसिक आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे 7 से बढ़ते जाएंगे बेसिक नेचर ज़्यादा होती जाएगी, बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। और स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अगर हम 7 से ऊपर आएंगे तो फिर हमारे पास जो है इसकी pH जो है वो कम होगी और एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है 7 से नीचे 1 की तरफ जाएंगे एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा, और 7 से ऊपर जाएंगे तो फिर बेसिक बिहेवियर इंक्रीज होता जाएगा, और 7 पर होगा तो फिर सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और एक और नहायत ही शानदार सवाल, दैट इज़ अ हेंडरसन इक्वेशन। स्टूडेंट आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करना है, 4 टाइम्स हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स में ये आ चुका है, और हमारे लेक्चर्स के अंदर भी, वीडियो लेक्चर में भी अगर आपको यहाँ से डेरिवेशन समझ नहीं आती तो आप वीडियो लेक्चर भी इसका जो है वो मौजूद होगा, उसमें मैंने इसे समझाया भी हुआ है लाइव, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, KA की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई हमने मालूम करनी है H पॉजिटिव आयन की वैल्यू। उसके लिए हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब देखिए H पॉजिटिव अपनी जगह पे रहा, HA इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि HA डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई, A नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ का लॉग ले लिया जी। लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ KA ओवर A नेगेटिव। स्टूडेंट अब KA और HA ओवर A नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका लॉग लिया जाए तो एक को प्लस, बीच में प्लस का साइन लिख के दोनों का अलग अलग लॉग ले लें। तो चलिए, फिर हमने लॉग ऑफ KA अलग ले लिया, प्लस लॉग ऑफ HA ओवर A नेगेटिव अलग ले लिया। फिर हमने कहा कि भाई इसको नेगेटिव, तमाम दोनों इक्वेशन की साइड को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। हमने कहा जी ठीक है जी, हमने नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? PH इज इक्वल टू PKA। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन PH के इक्वल होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KA PKA के इक्वल होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, और नेगेटिव लॉग ऑफ HA ओवर A नेगेटिव। अब स्टूडेंट देखिए, अगर मैं ये A नेगेटिव ऊपर ले जाता हूँ तो साइन माइनस की होगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो लास्ट पे आप देख रहे हैं PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव, ये साल्ट है ओवर एसिड, यानी साल्ट ओवर एसिड जो है ये बेसिकली हमारे पास एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर जिसमें साल्ट ओवर एसिड होता है। और अगर आपसे पूछे वो बेसिक बफर, तो फ़र्क कोई नहीं होगा, साल्ट ओवर बेस लिख देंगे तो फिर वो बेसिक बफर की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये 4 दफ़ा आ चुका है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छी तरह से आपने सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड
ये 2 टाइम्स आ चुका है स्टूडेंट्स। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है कि जब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि कोई एसिड वाटर में आयोनाइज होता है तो वो हाइड्रोनियम आइन और साथ में ये नहीं कि ये लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो है वो बेसिकली आपके सामने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोनियम आइन बन रहा है और ये नेगेटिव बन रहा है। हमने इसकी के ए की वैल्यू लिखी। के ए की वैल्यू क्या है, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव ओवर एच ए। ये अभी पी के ए पढ़ा है। के ए स्टूडेंट्स बताती है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जब वो ज़्यादा आयोनाइज हो। जितने ज़्यादा आयन बनेंगे के ए की वैल्यू यकीनन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि के ए की वैल्यू एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव आइंस की कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई एसिड स्टूडेंट जितना आप पढ़ चुके हैं पहले कि एच एफ जो है वो वीक एसिड है देन एच सी एल, आपने पढ़ा था, क्योंकि एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आयोनाइज नहीं होता, उसके आइंस नहीं बनते। यहाँ पर भी वही वो बात है, याद रखिए कि एच एफ की के ए की वैल्यू कम है क्योंकि उसके आइंस नहीं बनते, और एच सी एल की के ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसके आइंस बनते हैं। तो के ए की वैल्यू जो होती है वो एसिड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी के ए की वैल्यू लार्ज हो उतना एसिड स्ट्रांग होगा। इसी तरह चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें यकीनन आपने लिए होंगे, उसमें मैंने इनको अच्छी तरह समझाया भी था। स्टूडेंट ये पीएच फाइंड करने के इनमें से लाजमी हर साल एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना 1% आयोनाइज होता है, उसकी कंसनट्रेशन दी गई 1 मोल पर डीएम क्यूब। तवज्जो से सुनना आपने स्टूडेंट, जब ये अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज होता है तो यहाँ पर आप देखिए बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे NH4OH है, ये Cl यहाँ पे लिखा हुआ है, तो OH बनता है और साथ NH4 बनता है। कितने मोल, 1 मोल, क्योंकि स्टूडेंट जितना कोई जितनी मोलैरिटी दी हो, जितनी उसकी कंसनट्रेशन दी हो उतने ही आयन बनेंगे। लेकिन ये बात ये है कि ये तो हो रहा है 1% आयोनाइज, तो हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 0.01 आ जाएगा। हमारे पास OH की कंसनट्रेशन कितनी आ गई, 0.01। अगर ये 100% आयोनाइज हो रहा होता तो फिर 1 मोल थी इसकी कंसनट्रेशन आइंस की, लेकिन ये हो रहा है 1% सिर्फ, तो हमने 100 पे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास POH आ गई 2, हमने 14 में से इसे माइनस कर दिया क्योंकि PH प्लस POH 14 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट हमने इसकी PH निकाल ली 2 के इक्वल। इस तरह ये सवाल भी स्टूडेंट हमने प्रीवियस आपने देखा होगा कि ये बड़ी अच्छी तरह से किया है, लास्ट वीडियो में आप इसको देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेसिकली कंसनट्रेशन ऑफ H2S 1 मोल है ओरिजिनल, जब वो 100% आयोनाइज होता है। लेकिन हो क्या रहा है, ये 50% आयोनाइज हो रहा है। देखिए H2X कितने हाइड्रोजन आयन बने, 2। अगर ये 100% आयोनाइज हो रहा होता तो फिर तो हम log of 2 ले लेते तो PH आ जानी थी। लेकिन अब मसला क्या है, ये 50% आयोनाइज हो रहा है। अब क्या करें, 2 को 1/2 पे यानी 2 को हाफ कर दें, 1 आ गया, तो log of 1 ले लें, क्या आ गया, 0। तो इस तरह से PH फाइंड होगी आपके पास। स्टूडेंट नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये 5 दफ़ा हमारे एनुअल एग्जाम में आया, 5 टाइम्स। बहुत अच्छी तरह से समझना है आपने इसको। स्टूडेंट हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होता है, 2 हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, बेरियम आयन 1 बनता है। कितनी कंसनट्रेशन इनिशियल है, 10⁻⁴। हाइड्रोक्सल आयन कितने बनेंगे, 10⁻⁴। बेरियम आयन कितने बनेंगे, 10⁻⁴। लेकिन चूंकि हाइड्रोक्सल आयन 2 हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट अब आपके सामने OH की कंसनट्रेशन आ गई 2 × 10⁻⁴। आप POH निकालने के लिए इसकी कंसनट्रेशन का लॉग ले लें। स्टूडेंट लॉग आ लिया तो आंसर आया 3.698। अब आपके पास PH प्लस POH 14 होता है, 14 में से इसको माइनस करें, आपके पास 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 5 दफ़ा आ चुका है, व्हाट इज़ बफर एंड व्हाट इज़ बफर कैपेसिटी। स्टूडेंट द सोल्यूशन विच रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स pH बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर। आप बड़ी अच्छी तरह, ह्यूमन ब्लड एक बफर है जो pH को चेंज नहीं होने देता, pH को चेंज होने के खिलाफ रेजिस्ट करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जो अपनी pH को चेंज ना होने दे। और क्यों नहीं चेंज होने देता, आप स्टूडेंट देखिए ना, बफर ये आप देखें, एक उसमें एसिड होता है, एक इसमें साल्ट होता है। आप देख रहे हैं CH3COOH एसिड है और H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव आयन की फॉर्म में मौजूद होगा, और नीचे साल्ट है। अगर आप इसमें एडिशन ऑफ OH करेंगे
तो एसिड का जो H होगा वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, pH चेंज नहीं होने देगा। अगर आप कोई एसिड ऐड करते हैं यानी H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो बेसिक पार्ट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इसकी pH चेंज नहीं होने देगी, क्योंकि बफर में एक एसिड है एक साल्ट है। आप साल्ट ऐड करें तो बफर में मौजूद एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, आप एसिड ऐड करें तो बफर में मौजूद साल्ट उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और साथ में बफर कैपेसिटी, स्टूडेंट एक बफर की कैपेसिटी कि वो कितना pH को चेंज होने से रोकता है, कितनी देर रेजिस्ट करता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो ये 5 दफ़ा हमारा सवाल पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से आपने इसे देखना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बफर एक्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। स्टूडेंट बफर जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये पीछे आपने एग्जांपल भी देखी कि ये देखिए ये बफर एक एसिड और एक साल्ट से बनता है। पहली बात क्लियर कर लें, एक एसिड और एक साल्ट से बनता है। अगर हम बफर में, अब जहाँ पे देखिएगा नीचे रिएक्शन पे आ जाइए, सीधा रिएक्शन पे आ जाइए, बफर है, इसमें हमने ऊपर देखें बेस ऐड किया NaOH, क्या हुआ, एसिड ने उस बेस के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया, वाटर। इसका मतलब है न्यूट्रलाइज हो गया जो बेस ऐड किया है, उसने pH को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। अगर आप एसिड ऐड करते हैं, HCl ऐड कर दें, तो उस बफर में मौजूद जो साल्ट होगा वो उसके साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर भी pH चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है बफर एक्ट इस तरह करता है कि अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो बफर में मौजूद बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर आप बेस ऐड करेंगे तो बफर में मौजूद एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और pH को चेंज होने से रोक लेगा। इसी तरह से आगे बढ़िए और नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ, ये 6 टाइम स्टूडेंट आ चुका है और ये दोनों सवाल 6 दफ़ा आ चुके हैं। तो pH ऑफ ह्यूमन ब्लड को मेंटेन करना भी बफर की एप्लीकेशन में आता है, और बफर जो है वो हमारे ह्यूमन ब्लड की pH को मेंटेन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और बफर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इस तरह की जो हमारे पास सेंसिटिव जो लैब्स होती हैं एनालिटिकल के लिए जो यूज़ की जाती हैं, DNA प्रोफाइलिंग वगैरह में, वहाँ पर भी हम जो है वो बफर आयन को यूज़ कर लेते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास जो है नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी 6 दफ़ा आ चुका है, कॉमन आयन इफेक्ट, द सप्रेशन इन द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट by adding a strong electrolyte having common ion is called as a common ion effect। स्टूडेंट अब इस बात को समझाने के लिए आपको मैं ये NaCl की मिसाल देता हूँ और ये सवाल भी है। देखो NaCl क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आप उसमें क्या ऐड करते हो, HCl। अब आप ये देखेंगे NaCl आयोनाइज हो रहा था, अच्छा भला नीचे से HCl ऐड कर दिया तो Cl की जो कंसंट्रेशन है वो हो गई कॉमन। तो अब क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ली शैटर प्रिंसिपल के मुताबिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ये जो NaCl है वो वापस जाएगा, वापस उसकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है जब हम कॉमन आयन ऐड करते हैं तो कॉमन आयन के ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज हो रहा होता है उसकी आयोनाइजेशन रुक जाती है, उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि वी कैन यूज़ कॉमन आयन इफेक्ट टू द प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। आप देखिए कि क्या हो रहा है कि उसका जो सोल्यूशन बनाया हमने उसमें NaCl, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मौजूद हैं, हमने उसमें से HCl गैस पास की, द कंसनट्रेशन ऑफ कॉमन Cl नेगेटिव आयन विल बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। सो द फर्स्ट इक्विलिब्रियम, यानी पहला जो इक्विलिब्रियम है जो NaCl और N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान एस्टेब्लिश है, वो लेफ़्ट साइड पर जाना शुरू हो जाएगा, यानी NaCl दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को स्टूडेंट हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझना और तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।